हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करेंगे हम लोग कल के रिवीजन से। पहले एक दिन पहले का रिवीजन करते हैं 1 मिनट में, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कल कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नो नॉन वेज डे घोषित किया है 25 नवंबर को। गुजरात टाइटंस के नए कप्तान बन गए हैं शुभमन गिल। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मलेशिया ने 1 दिसंबर 2023 से भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त सेवाएं शुरू कर दी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन और अनुराग सिंह ठाकुर खेल मंत्री हैं। इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए मस्कट लॉन्च किया है जिसका नाम है उज्ज्वला। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बनेगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मुंबई की एक प्रमुख सड़क का नाम एक अभिनेता के नाम पर रखा गया है जो कि हैं विक्रम गोखले। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। भारतीय मूल की ये ब्रिटिश नागरिक हैं। बुकर पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया है दोस्तों पॉल लिंच को। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। इसके अलावा अभी हाल ही में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में है उसको NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग दिया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। यहीं पर आपको फ्री में बिल्कुल इसकी PDF मिलेगी और फ्री में इसकी क्विज मिलेगी, ठीक है ना। ये जो भी करंट अफेयर दिया जा रहा है इसका डिटेल PDF और डिटेल क्विज के लिए आप MZT ऐप इंस्टॉल करें गूगल प्ले स्टोर से जाके। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभी कहां पर अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है? तो अंकोर वाट मंदिर आपने जरूर सुना होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और ये मंदिर है कंबोडिया में। कहां पर? कंबोडिया में। कंबोडिया एक देश है, अभी मैं दिखाऊंगा मैप में आपको। तो ये जो मंदिर है ना, इसको दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में ऐड किया गया है। 7 अजूबे तो आपने सुने थे, 8वें अजूबे की रेस लगी थी और 8वें अजूबे के रूप में ये कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है इसको शामिल किया गया है। अब देखो, ये कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर था ना, जब ये बना था तब तो ये भगवान विष्णु को समर्पित था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, इतिहास में भी मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तैसे तैसे दुनिया भर में धर्म का बदलाव हुआ है समय समय पर। पहले वैदिक काल हुआ करता था, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया। ये पूरा इंडिया में फैला, बहुत तेज़ी से फैला। इसके बाद थोड़ा सा हिंदू धर्म का फिर से प्रचार प्रसार हुआ और लंबा फिर ये चलने लगा। फिर बीच में बौद्ध धर्म आया, फिर उसके बाद हिंदू धर्म आया और उसके बाद इस्लाम का कब्जा हुआ। उसके बाद फिर ब्रिटिश का रूल आ गया इंडिया पर। तो ये ऐसे चलता रहता है समय समय पर। तो यहाँ पर जब ये बना था तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था। तब ये भगवान विष्णु को समर्पित था और ये 800 वर्ष पुराना बताया जाता है, यानी कि लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। लेकिन करंट टाइम पर ये बौद्ध धर्म को समर्पित हो गया है। देखो, इंडिया में बौद्ध धर्म का वजूद उतना ज़्यादा तो नहीं है, इंडिया में माइनॉरिटी माने जाते हैं। लेकिन बहुत सारे देश, जैसे कि आप इंडिया को छोड़ तो ऊपर चाइना हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे देश आपको, थाईलैंड वगैरह, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगहों पर, श्रीलंका में भी कुछ, तो इन सब जगहों पर अभी भी बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो अंकोर वाट मंदिर जो है अपनी शानदार वास्तुकला की वजह से ही दुनिया का 8वां अजूबा बना है। किसकी वजह से, ये भी पूछा जा सकता है। तो शानदार वास्तुकला की वजह से। कहीं पर कुछ खूबी होती है, कहीं पर कुछ खूबी होती है। इसकी वास्तुकला की खूबी जो है इसी वजह से 8वां अजूबा दिया गया है करार। अच्छा, इसके कंपटीशन में कौन था? इटली का पोम्पई। इसको पीछे करके ये दुनिया का 8वां अजूबा बना हुआ है। 7 अजूबे आप डालोगे गूगल पे, अपने आप आ जाएगा, तो इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कंबोडिया कहाँ पर है। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप म्यांमार क्रॉस करो, थाईलैंड क्रॉस करो, तो अब आपको मिलेगा एक देश छोटा सा कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी होती है फोनम पेन। तो इसी कंबोडिया में, जो कि यहाँ तक फैला हुआ है, कंबोडिया यहाँ से यहाँ तक है। इसके अलावा इधर लाओस है और ये आपका वियतनाम पड़ जाता है। तो कंबोडिया में ही है अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं कि अंकोर वाट मंदिर है कहाँ पर, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है कहाँ पर। तीसरा, किस भगवान को समर्पित है, किस राजा ने बनवाया था। ये सब क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हो। इससे दुनिया का 8वां अजूबा भी बना ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीता है? तो डेविस कप 2023 का फाइनल हो चुका है। ये फाइनल जीत लिया है दोस्तों इटली ने। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये 28 बार की चैंपियन है। 28 बार खिताब डेविस कप का जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसको इस बार इटली जो है सक्सेसफुली हराने में कामयाब रही और इसने 47 साल बाद डेविस कप जीत लिया है।
डेविस कप बहुत ज़्यादा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस खेल से संबंधित है, तो आप बताओगे डेविस कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट होता है। इसको जीत लिया है किसने? इटली की टीम ने। अब ये टेनिस टूर्नामेंट कुछ ऐसा होता है ना कि इसमें बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं, स्टार खिलाड़ी होते हैं, वो सभी खेलते हैं, देश को अपने रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कुछ खिलाड़ियों की टीम बनती है। तो वो टीम के कई इवेंट्स होते हैं और उसके बाद फाइनल में देखा जाता है कि कौन सा देश जो है वो ओवरऑल जीतता है। तो इस वजह से यहाँ पर जीता इटली। स्पेन के मलागा में आयोजित हुआ था। पिछली बार की चैंपियन पूछा जाए 2022 की, तो वो रही थी कनाडा की टीम। इस बार इटली ने जीता हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये डेविस कप टेनिस का टूर्नामेंट होता है। शुरुआत कब से हुआ था? सन 1900 से। अब देखो 1896 से ओलंपिक खेल खेले जाने शुरू हुए थे। 1900 से शुरुआत हुआ नोबेल पुरस्कार, 1900 से भी शुरुआत हुआ। मतलब देख रहे हो 1896 से 1900 के बीच में ये तीनों की शुरुआत हुई है, यानी ओलंपिक खेलों के 4 साल बाद ही ये शुरू हुआ। तो बहुत पुराना टूर्नामेंट हुआ डेविस कप, इसीलिए फेमस भी है। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार 32 बार जीता है अमेरिका ने। दूसरी सबसे ज़्यादा विजेता 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, आगे। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ पर शुरू किया गया? बाली यात्रा बहुत ही फेमस एक मेला होता है और ये ओपन एयर मेला होता है। ओपन एयर मेला समझ रहे हो ना, कि खुले में जो मेला हो। देखो 2 टाइप से शो होते हैं, एक्सपो कह लो, मेला कह लो, शो कह लो, फेयर कह लो, कुछ भी कहो। उसमें क्या होता है, एक तो ये होता है कि कोई एक बड़ा सा कन्वेंशन सेंटर हो, जैसे दिल्ली में आप देखो अभी भारत मंडपम बना है या यशोभूमि बना है, तो इन सब में कोई आयोजित किया जाए है तो ये बड़ा आकृति में, लेकिन ये रूफ के अंदर ही है, छत के अंदर है। लेकिन बहुत सारे मेले ऐसे होते हैं जो अपने गांव वगैरह में लगते हैं, ओपन एयर रहता है, खुले में आराम से जलेबी छानी जाती है। तो ऐसे में ओपन एयर जो मेला है, उस मामले में एशिया का सबसे बड़ा माने जाने वाला ओपन एयर मेला ये है बाली यात्रा। ये कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के कटक में अभी ये शुरू हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, यानी कि हर वर्ष ये शुरू होता है, आयोजित किया जाता है। तो ओपन एयर है, झूला वगैरह लगा हुआ है। तो उड़ीसा में बाली यात्रा होता है, कटक में महानदी के तट पर। अच्छा, महानदी कहाँ पर है ये पूछा जाएगा आपसे। महानदी का उद्गम झारखंड से होता है, उड़ीसा में मैक्सिमम बहती है। महानदी पर है हीराकुड बांध। हीराकुड बांध, ठीक है ना, हीराकुड बांध जो है ये है महानदी पर, और ये है दुनिया का सबसे लंबा बांध। दुनिया का सबसे लंबा अगर डैम पूछा जाए तो आप बताएंगे हीराकुड डैम कहाँ पर है? महानदी में, उड़ीसा में। ठीक है जी, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला हो ही गया। चलिए आगे देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े शो फिट एक्सपो इंडिया 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसे फिट एक्सपो पढ़िएगा। तो फिट एक्सपो इंडिया 2023 जो है ये कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा ये एक्सपो माना जा रहा है। किससे रिलेटेड एक्सपो? खेल, फिटनेस, हेल्थ को लेकर के। तो स्पोर्ट, फिटनेस और हेल्थ को लेकर के ये फिट एक्सपो है। तो फिट एक्सपो जो है एशिया का सबसे बड़ा, कहाँ पर? कोलकाता में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1 तारीख से शुरू हो रहा है दिसंबर में, 3 दिसंबर तक चलेगा। तो ये विश्व बांग्ला मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। फिट एक्सपो इंडिया एशिया के सबसे बड़े खेल, फिटनेस और वेलनेस में से एक माना जाता है। अभी कल और परसों दोनों दिन लगातार मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया गेम्स जो है ना, ये आप एक पेज बना लीजिए। खेलो इंडिया गेम्स एक पेज बना लीजिए, जैसे भी आप नोट करते हो, नोट डाउन करते हो, उस पेज में खेलो इंडिया गेम्स का पूरा आप लिख डालिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। उसी से सेम रिलेटेड ऐसे ये भी है फिट एक्सपो, इसको भी आप खेल खिलाड़ी वाले चैप्टर में कवर कर सकते हैं। अभी देखो लाइव क्लासेस शाम वाली नहीं चल रही है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ों में मैं फंसा हुआ हूँ। जल्द ही आपको शाम वाली क्लासेस भी लाइव वाली मिलेगी, और उसमें टॉपिक वाइज चल रहा था अभी करंट अफेयर, तो टॉपिक वाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 2-4 दिन का और मौका दीजिए हमें, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। हाल ही में मरियम वेबस्टर 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो मरियम वेबस्टर एक बहुत ही फेमस डिक्शनरी है अमेरिका की, और इसके द्वारा अभी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसे? ऑथेंटिक को। पिछले दिनों में भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड बताए हैं, मरियम वेबस्टर का यही है। इसके अलावा कैम्ब्रिज और कॉलिंस भी बता दिया है। तो इन 3 डिक्शनरीज ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? बेसिकली ये लोग देखते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो एक नए तरीके से चर्चे में रहा है साल भर, तो उसको कभी कभी क्या होता है कि कुछ हम लोग नया वर्ड ईजाद कर देते हैं, जैसे AI।
तो एआई में बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एआई का फुल फॉर्म था, सब लोग जानते थे कि मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एआई कहते थे। लेकिन इस बार जब से चैट जीपीटी आया है उसके बाद एआई का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा, इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि लोग फुल फॉर्म ही भूल गए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कॉलिंस डिक्शनरी ने कि चलो हम एआई को ही अपना नया वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर देते हैं। ऐसे ही कुछ होते हैं साल भर के कुछ बड़े मुद्दे जिनको लोग जो है डिक्शनरीज जो है अपना नया शब्द के रूप में ऐड करती हैं और वर्ड का समझ लो साल भर का विजेता भी एक चुनती है एक वर्ड को। तो ऐसे ही ये है ऑथेंटिक को चुना गया है, किसके द्वारा? मरियम वेबस्टर के द्वारा। तो मरियम वेबस्टर ने बताया है कि ऑथेंटिक जो है शब्द, इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? आप देख रहे हो ना आजकल डीप फेक वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। डीप फेक क्या होता है? डीप फेक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी की मदद से इतना ज़्यादा सिमिलर आपका वीडियो बना दिया जाएगा कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये फेक वीडियो है या रियल वीडियो है। आपने देखा पिछले दिनों में बहुत सारे एक्ट्रेसेस की वीडियोज़ वायरल किए गए, पीएम मोदी को गरबा डांस करवा दिए सब लोग, तो गाना गवाते रहते हैं अक्सर देखते ही हो। तो ये सब डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर ऑथेंटिक शब्द जो है इसका महत्वपूर्ण बढ़ जाता है और इसको देखते हुए मरियम वेबस्टर ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर इसे घोषित किया है। अब देखो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? झूठा या नकल नहीं और अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति सच्चा। देखो इसका अर्थ, आप तो ऑथेंटिक का मतलब कुछ भी जानते थे, लेकिन ये जो जोड़ा है वो इस रूप में जोड़ा है कि जिससे जो डीप फेक है उसको काउंटर किया जा सके, ऑथेंटिसिटी का प्रमाण दिया जा सके। ठीक है, तो मरियम वेबस्टर ने कहा है। अब मरियम वेबस्टर अमेरिका की सबसे पुरानी डिक्शनरी है। ठीक है, अच्छा पिछली बार इसने क्या चुना था अपना वर्ड ऑफ द ईयर? पिछली बार गैस लाइटिंग को पिछली बार इसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। पिछली बार मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया भी था। आप मुझे कमेंट करके बताओ गैस लाइटिंग मतलब होता क्या है? ये भी पिछली बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था शब्द। अभी पिछले दिनों में जो डिक्शनरीज ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर जारी किए हैं उनको मैं आपके सामने लाया हूँ। जैसे कैम्ब्रिज ने बताया हेलुसिनेट का भी, इसका भी मतलब मैंने आपको बताया था ना, मतिभ्रम, और इनका भी कारण यही है डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक सिस्टम एक ऐसा आ गया है ना जो बिल्कुल मतलब डरा दिया है सबको कि किसी का भी कोई सा भी वीडियो बन जाता है, किसी का किसी वीडियो के साथ लिंक कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में मतिभ्रम भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसीलिए हेलुसिनेट को कैम्ब्रिज ने, कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई को और मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को, इन तीनों ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर जारी किया है। आगे अच्छा, आप अगर हमसे पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्स जो अपकमिंग है उनके पेड कोर्सेज आ चुके हैं। जैसे सबसे पॉपुलर तो है जीएस सफलता 3.0। इसको तो अगर आप जीएस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप इसको ले डालो। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, पॉलिटी और इसके अलावा स्टैटिक जीके, साइंस, कंप्यूटर सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है 15 महीने की वैलिडिटी के साथ। और तो और हमारी जो मंथली ई बुक्स आती है वो भी आपको 15 महीने दिए जाएगी फ्री में। ये कोर्स जो है वैसे तो है 1999 का, लेकिन अगर आप MJT 30 यूज करते हो कूपन कोड, तब आपको सभी कोर्सेज पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे ये हो, बिहार SSC का एग्ज़ाम आया है, बड़ी वैकेंसी है, इसको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। बहुत ही नाम मात्र की फ़ीस पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। SSC GD है, SSC GD भी मैंने आपको बताया मात्र 419 में पूरा कंप्लीट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि नई वैकेंसी आई है, 26,000 प्लस वैकेंसीज है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी? अच्छा एक चीज़ और, लोग कोर्सेज के चक्कर में ई बुक भूल जा रहे हो। ई बुक जो है ना, ई बुक भी आती है मंथली, जिसमें महीने भर का 350 क्वेश्चंस आपका चैप्टर बाय चैप्टर करके दिया जाता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है और चैप्टर बाय चैप्टर कैटेगराइज किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आती है, तो आप इसको भी लिया करो। अगर जो लोग हैं पूरा महीने भर डेली करंट अफेयर नहीं फॉलो कर पाते हैं तो उनके लिए ही है, या फिर आप अभी से फॉलो करना शुरू किए हो लेकिन पिछला आपका छूटा पड़ा हुआ है तो आप ये ले सकते हो। ठीक है ना, ई बुक्स मात्र 20 रुपये में मंथली आपका आता है ई बुक। ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ पर? अपने एप्लीकेशन पर। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर बेस्ट ई बुक के सेक्शन में जाइए, ई बुक लीजिए। पिछले 4 सालों की सभी ई बुक आप प्राप्त कर पाएंगे। क्विजेज में आपको फ्री क्विज मिलेगा। इसके अलावा वीडियो कोर्सेज में आप हमारे क्वालिटी कंटेंट वाले कोर्सेज भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही नाम मात्र की फीस पर, बहुत ही अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे फिनो पेमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो फिनो पेमेंट बैंक एक पेमेंट बैंक है और इसका नया अध्यक्ष रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, पेमेंट बैंक आप समझो कि कोई ऐसा नहीं होता कि कोई इसका एक स्टैटिक कोई बैंक हो, शाखा होती है, ऐसा नहीं होता है। ये ऑनलाइन ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं
और फिनो पेमेंट बैंक हुआ, जैसे पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहला पेमेंट बैंक आया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन था, तो आप बताएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद बहुत सारे आ गए, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वगैरह भी आ गया है। तो फिलहाल रजत जी को इनका बनाया गया है नया अध्यक्ष, रजत कुमार जैन को। कब से कब तक रहेंगे, इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि 24 नवंबर 2023 से ये लेकर के 1 नवंबर 2025 तक रहेंगे। अच्छा, फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो 2006 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है और ऋषि गुप्ता जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अगला, हाल ही में किस कंपनी को इंश्योर इंडिया अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में HDFC लाइफ ने अपना एक अभियान चलाया था, इंश्योर इंडिया अभियान, और उस अभियान को अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, यानी इस अभियान को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है। ये इंश्योर इंडिया था क्या? एक्चुअली में HDFC लाइफ जो है, ये HDFC बैंक जो आप सुने हो ना, जिसका भी कुछ दिन पहले मर्जर हुआ था, 1 जुलाई से मर्जर प्रभावी हुआ था। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों का मर्जर हुआ, जिसके बाद मैंने आपको बताया था भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग शाखा बन गई थी ये। तो सबसे बड़ी बैंकिंग ये आज के टाइम पर ये फर्म भी है HDFC। तो HDFC बैंक का ही एक इंश्योरेंस वाला जो स्ट्रीम है ना, इसी का जो डिपार्टमेंट है, तो उसे कहते हैं HDFC लाइफ। तो उसी के द्वारा इंश्योर इंडिया अभियान चलाया गया था। अब इस अभियान में क्या था, इस कैंपेन में क्या था, जो व्यक्ति हैं वो अपनी फ़ोटो क्लिक करें, और फोटो क्लिक करें। टोटल 19,097 फ़ोटोज़ इन्होंने क्लिक की और उनसे एक सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्फी मोज़ेक बनाई गई। सबकी सेल्फियाँ मिला करके एक सेल्फी बनाई गई, मोज़ेक बनाई गई, एक तस्वीर बनाई गई, और ये एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जिसमें 19,097 तस्वीरें शामिल थी। ओके, HDFC लाइफ की बात करें 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। MD CEO है विभा पटेलकर। ध्यान रखना, HDFC बैंक की अगर बात की जाए, यहीं पर HDFC बैंक की अगर बात की जाए तो इसके MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन, अभी इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया था। शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के CEO। ठीक है, आगे, हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता? तो देखो, पहले फिल्म फेयर अवार्ड दिए जाते थे, लेकिन OTT जब से शुरू हुआ तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स भी दिए जाने लगे। इसका अभी 4था संस्करण संपन्न हुआ, अवार्ड्स की घोषणा हुई। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, लेकिन अब इसे मिला है वेव ओरिजिनल फिल्म्स की कैटेगरी में। वेव ओरिजिनल फिल्म्स भाई, क्योंकि ये तो सिनेमा घरों में रिलीज़ नहीं होती है, ये OTT है, तो OTT पर रिलीज़ होते हैं। तो OTT पे 2 टाइप से चीज़ें कंटेंट रिलीज़ होता है। 2 क्या मतलब, कई टाइप से, मुख्यतः 2 जो हैं, एक तो सीरीज आता है, वेब सीरीज जिसे कहते हैं, एक वेब ओरिजिनल फिल्म्स भी आने लगी हैं, यानी ऐसी फिल्में जो केवल OTT प्लेटफॉर्म पर या कहे वेब प्लेटफॉर्म पर आती हैं। तो वेब ओरिजिनल फिल्म्स की कैटेगरी में आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। ध्यान रहे ये बात, इसमें मिस्टेक मत करना। ऐसे ही वेब ओरिजिनल फिल्म्स में मनोज वाजपेयी जी को बेस्ट एक्टर चुना गया है। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सभी कैटेगरी में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि फालतू का होगा, क्योंकि सीरीज़ में, ड्रामा कैटेगरी में अलग, कॉमेडी कैटेगरी में अलग, वगैरह वगैरह, तो बताने का कोई मतलब नहीं है। मोटा मोटा आप जान लो कि 4था संस्करण है। और बेस्ट सीरीज़ आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये सीरीज़ बनी है स्कूप, मैक्सिमम आपसे कोशिश किया जाता है यही पूछा जाएगा। बेस्ट सीरीज़ जो है, इसी को याद रखना बस, स्कूप। इसके डायरेक्टर हंसल मेहता हैं। मनोज वाजपेयी को एक बंदा ही काफ़ी है के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का, और बेस्ट एक्ट्रेस का डार्लिंग्स के लिए आलिया भट्ट को मिला है खिताब। और वहीं बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का बनी है ट्रायल बाय फायर। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी, अगला, अच्छा, OTT मतलब ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म एक बार पूछा गया था, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जो पॉल्यूशन होता है उनको कैसे काउंटर किया जाए, या कहें उनके खिलाफ कैसे हम लोग एक्शन लें क्लाइमेट चेंजेस के खिलाफ, तो इसके लिए एक अभ्यास किया गया। और ये अभ्यास हुआ गुजरात में। कहाँ पर हुआ? गुजरात में, गुजरात के वडनगर में हुआ। इस अभ्यास का, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? नेट पोलरेक्स 9, नेट पोलरेक्स 9। ठीक है ना, 9। तो ये 9वां संस्करण था जो कि वडनगर गुजरात में आयोजित हुआ। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं राकेश पाल। आगे,
निम्न में से कौन सी एयरलाइन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन होगी? तो देखो, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बन रहा है। पहले इसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदला गया था और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। यूपी के नोएडा में है। नोएडा का नाम वैसे गौतम बुद्ध नगर है, तो आप अगर डाटा में ढूंढोगे तो गौतम बुद्ध नगर से भी पाओगे। तो पहली एयरलाइन अब जो शुरू होने जा रही है वो शुरू की है इंडिगो ने। इंडिगो आप जानते हो घरेलू विमान कंपनी है और इसके द्वारा पहली एयरलाइन सुविधा शुरू की गई है। शुरू नहीं की गई, मतलब शुरू होने वाली है। इसी के द्वारा सबसे पहले शुरुआत की जाएगी। कब तक? 2024 के अंत तक। अच्छा, अब ये जब शुरू हो जाएगा ना, एनसीआर क्षेत्र का, नेशनल कैपिटल रीजन का, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र का ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। दिल्ली एनसीआर में एक तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली वाला, और एक ये बन जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जब ये सुविधा शुरू हो जाएगी पूरा तो। अच्छा, ये पड़ता है यूपी में वैसे नोएडा। तो यूपी में कौन सा एयरपोर्ट है? यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो यूपी में है 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि कुछ का काम अभी प्रगति पर है। जैसे अगर बात करें, मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका तो सुचारू रूप से संचालन हो चुका है, कुशीनगर में बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यही वाला गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वाराणसी में बाबतपुर में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी है यूपी। तो फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हाँ, कोशिश कीजिएगा शेयर करने की, अपने यार दोस्त फैमिली मेम्बर के पास इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। नई टेक्नोलॉजी है, नया फीचर है, इसका आप लाभ उठाइए। यहाँ पर डेली वन लाइनर भेजा जाता है। तो वन लाइनर से क्या होता है ना कि दिन भर में आप जो भी ये सुबह में पढ़े हो करंट अफेयर, ये तुरंत आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। इस पर लंबी पीडीएफ जो क्लासेस होती हैं उसकी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी पीडीएफ भेजी गई है, जाकर के डाउनलोड करके उन्हें फ्री में आप रीड कर सकते हो। चलिए, कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है? किसका उत्पादक देश है? ये भारत है, चीनी का उत्पादक। ठीक है ना, चीनी शायद पूछा गया था। चीनी का उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा है, शुगर का। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं। कल की वीडियो अगर देखे होगे तो जरूर आंसर करोगे। 2023 आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सबसे ज़्यादा रन जो बनाता है उसे मिलता है ऑरेंज कैप। बताइए पिछली बार का ऑरेंज कैप विनर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।